नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। आज की इस वीडियो में मैं आप क्रेता और विक्रेता बंधुओं को रासायनिक उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि किसान के अनुसार सब्सिडी नहीं मिलती है और सरकार के अनुसार यह सब्सिडी किसान को मिलती है। अगर मिलती है तो कहाँ चली जाती है, उनके खाते में क्यों नहीं पहुंचती है। इस सब के बारे में बात करें इससे पहले जान लेते हैं उन उर्वरक के बारे में जिन रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी मिलती है। रासायनिक उर्वरकों की लिस्ट देखी जाए तो बहुत लंबी है, सभी पर सब्सिडी नहीं मिलती है, तो इसलिए जानना जरूरी है वे रासायनिक उर्वरक कौन से हैं जिन पर हमें सब्सिडी मिलती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूरिया, जो हमें दो रूपों में मिलती थी, अब सिर्फ निम्नलिखित ही मिलती है। सादी यूरिया पोस्ट मशीन आने के साथ साथ बंद कर दी गई। दूसरा नाम है डीएपी, ये भी हमें दो रूप में मिलती थी, एक 1644 और दूसरा 1846। इसका भी 1644 रूप बंद हो गया है, अब सिर्फ 1846 की ही मात्रा में मिलती है। तीसरा नाम है एमओपी अर्थात पोटास का। चौथा नाम है एनपीएस, जिसे ज्यादातर किसान 20-20-0-13 के नाम से जानते हैं। कुछ किसान इसे सेकेंड डाई के भी नाम से जानते हैं, जो कि गलत नहीं है। पांचवा नाम है एनपीके, ये हमें दो रूपों में मिलती है, 10-26-26 और 12-32-16। इन दोनों रूप के साथ साथ इसके जिंकेटेड रूप भी मार्केट में अवेलेबल हैं। छठा और सबसे आखिरी है सिंगल सुपर फास्फेट, ये हमें दो रूप में मिलता है, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर और सिंगल सुपर फास्फेट ग्रेनुलार अर्थात दानेदार। इसके भी दोनों के जिंकेटेड रूप मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन खादों की खरीदारी पर किसान को सब्सिडी मिलनी होती है। अगर कोई रासायनिक खाद छूट गई है जिन पर सब्सिडी मिलती है तो उन्हें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इन रासायनिक उर्वरकों पर हमें कितनी सब्सिडी मिलती है, ये प्रत्येक बोरे पर एमआरपी के आसपास में आपको प्रिंट मिल जाएगा। सिर्फ यूरिया ही एक ऐसी खाद है जिसके बोरे पर सब्सिडी प्रिंट नहीं मिलेगी, बाकी सभी पर मिलेगी। यूरिया की सब्सिडी जांच करने के लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जब पोस्ट मशीन में आपकी खाद एंट्री हो रही हो तो वहीं पर आप देख लीजिए। दूसरा, जब आपको मैसेज मिले तब आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, खरीदारी आपकी सिर्फ यूरिया की होनी चाहिए, क्योंकि सेपरेट सब्सिडी नहीं आती है। सभी की इकट्ठा ही सब्सिडी दे दी जाती है कि टोटल आपका इतना सब्सिडी हुआ है। ये तो बात रही कि किस उर्वरक पर कितनी सब्सिडी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब्सिडी किसान को मिलती क्यों नहीं है। तो इसका जवाब है कि किसान को सब्सिडी मिलती है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की तरह उनके खाते में नहीं मिलती है। लेकिन सभी किसान, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, ये चाहते हैं कि जो सब्सिडी मिल रही है वो उनके खाते में दी जाए, जैसे कि सिलेंडर की दी जा रही है। और इसे चाहने के पीछे एक ही कारण है, जो उन्हें हर बार आधार कार्ड लगाना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। अब हर बार आधार कार्ड आपको क्यों लगाना पड़ता है, क्यों ऑथेंटिकेशन हर बार देना पड़ता है, इसके लिए आप एपिसोड नंबर 50 को देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में समझाया गया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं लेकिन थोड़े समझदार हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में ये चाहेंगे कि आपके खाते में सब्सिडी ना दी जाए। जो क्रम हर बार ऑथेंटिकेशन देने का है, आधार कार्ड लगाने का है, वही चलता रहे, आपको अपने खाते में सब्सिडी नहीं चाहिए। आगे बढ़ें, इसके बारे में जानें। इससे पहले जान लेते हैं करंट टाइम सब्सिडी देने की प्रोसेस क्या है। देखो, कंपनी ने खाद बनाया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर अब कस्टमर यानी कि किसान को देगा। लेकिन रिटेलर किसान को देने से पहले उसका आधार कार्ड लेगा, बायोमेट्रिक लेगा, मोबाइल नंबर लेगा, उसके बाद में खाद की एंट्री पोस्ट मशीन में करेगा, तब जाकर के किसान को खाद देगा। इतना सब करने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि सरकार को इस पर सब्सिडी देनी होती है। इसी आधार को आधार मानकर कंपनी को सब्सिडी देती है। बात करें इससे पहले, यानी कि 2017 या फिर उससे पहले की जब पोस्ट मशीन नहीं आई थी, तब कंपनियां खाद बनाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर को देती थी
और सरकार को बता देती थी कि आपके किसानों के लिए इतनी खाद हमने भेज दी है, इसकी सब्सिडी हमें दे दीजिए, और सरकार उन्हें सब्सिडी ये दे देती थी। तो उन्हें जैसे ही उन्होंने वहां से खाद भेजी वैसे ही उनको सब्सिडी मिल जाती थी। लेकिन आज किसान के पास खाद चली जाती है, खेत में भी पड़ जाती है, उसके बाद में जाकर के उनको सब्सिडी मिलती है। तो अब आपको पता हो चुका है कि सब्सिडी नहीं मिलती है तो कहाँ चली जाती है। कुछ समझदार किसानों को छोड़ करके बाकी सभी किसान चाहते हैं कि ये सब्सिडी उनके खाते में मिले, और ठीक यही कंपनियां भी चाहती हैं कि जो सब्सिडी मिल रही है वो किसान के खाते में दी जाए, मुझे मेरा पैसा सब्सिडी सहित डिस्ट्रीब्यूटर को देने पर मिल जाया करे, जैसा कि पहले होता था। देखा जाए तो रह रहकर अखबारों में ये खबरें छपती रहती हैं कि खाद की सब्सिडी अब किसान को उनके खाते में दी जाएगी, लेकिन सरकार इस सिस्टम को लागू नहीं कर रही है। मेरी समझ से इस सिस्टम को ना लागू करने के कुछ प्रमुख कारण ये हो सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सरकार ने वादा किया था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन ये आय दोगुनी होते होते रह गई। अब इसके कारण एक नहीं अनेक हो सकते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी इसमें एक बड़ा कारण है, इसे हम कह सकते हैं। अब अगर ये सिस्टम लागू होता है तो किसान की आय बेशक दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन सभी रासायनिक उर्वरकों के दाम वो दोगुने हो जाएंगे। किसान की सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली यूरिया 3 गुने दाम पर मिलेगी। आज आपके खेत में खाद की जरूरत है, आप घर पर नहीं हैं, शहर में हैं, आपके गांव का, पड़ोस का कोई भी जाकर के आधार कार्ड लगा करके आपके खेत में खाद ला करके बो सकता है। लेकिन जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो जिसका आधार उसकी सब्सिडी हो जाएगी। अब विश्वसनीय लोगों को ढूंढना पड़ेगा या फिर आपको खुद ही आना पड़ेगा खाद लेने के लिए। इस सिस्टम को लागू होने के बाद आप रूपी किसानों को उधार खाद मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर किसानों ने अपने विक्रेताओं के साथ ऐसी क्रेडिट बना रखी है, 4 दिन का वादा करेंगे और 4 महीने तक शकल नहीं दिखाएंगे। अगर कहीं मिल गए और उससे विक्रेता ने मांग लिया तो फिर अपने घर की परेशानियां सुना देंगे कि उसमें हमारा पैसा खर्च हो गया है, अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं। इसमें कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो फसल काट लेते हैं, बेच लेते हैं, उसके बाद भी खाद का कर्ज नहीं चुकाते हैं और अगली उधारी भी करने पहुंच जाते हैं, फिर आधा पौना दे करके अपने खेत की बुआई कर लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम को लागू होने के बाद इतना बड़ा किसी का बजट नहीं है जो आपको उधार पर उधार देता रहेगा। इस सिस्टम को लागू होने के बाद में किसानों के आत्महत्या के रेशियो बढ़ जाएंगे। कारण, आय दोगुनी हुई नहीं है, लेकिन लागत जो है वो दोगुनी हो जाएगी और उसे लगाएंगे। उसके बाद उसमें जानवर, मौसम या कीड़ों के अतिक्रमण से उनका नुकसान हो गया और इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्हें आत्महत्या करना ही सरल दिखेगा। इससे आत्महत्या के रेशियो बढ़ सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये हक धीरे धीरे खोने लगेगा, क्योंकि जिनका नुकसान हो गया वह नहीं चाहेंगे खेती करना। अब जब खेती छोड़ेंगे तो शहरों की तरफ पलायन बढ़ेगा। वैसे बेरोजगारी है, क्या रोजगार मिलेगा ये तो भविष्य जाने। देखो, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है जो कि हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस सिस्टम को लागू करने वाले इस बारे में सोचें, लेकिन हाँ, अगर इस बारे में ना सोचें, इस सबको नजरअंदाज करके अगर सिस्टम लागू किया जाता है तो इसके बाद भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें किसानों को झेलना ही पड़ेगा। अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस सिस्टम को लागू हो जाने के बाद में किसानों को सब्सिडी लेने में क्या दिक्कत आएगी, उसे समझने के लिए आपको पहले मैं एक उदाहरण दे देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो, एलपीजी गैस सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिल रही है, लेकिन ये सब्सिडी उन्हीं को मिल रही है जिनका डाटा सही से लिंक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सब्सिडी मिलनी होती है लेकिन उन्हें नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई गलती हो गई होती है। अब वो गलती सीएससी केंद्र से हुई, बैंक से हुई या फिर गैस एजेंसी से हुई है। अब जब तक उस गलती को सुधार नहीं करवा लेते हैं तब तक उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए इस गलती को उन्होंने दुरुस्त करवा भी लिया तो सब्सिडी उन्हें आगे जो बुक कराएंगे, जो गैस सिलेंडर उठाएंगे, उनकी मिलेगी, ना कि जो पीछे छूट गई है उनकी मिलेगी। वो तो उनकी गलती की सजा मान करके कंपनी वालों ने अपनी बना ली है, अब उसे नहीं देने वाले हैं। और ये समस्या यहाँ भी होगी। इस सिस्टम को लागू होने के बाद
सिंचाई और बुआई जैसे इन मौकों पर आपको खाद लाइन में लगकर लेना पड़ेगा। जैसे कि आप बैंकों में रुपया निकालने के लिए लाइन लगाते हैं और दूसरी लाइन आपको बैंक में भी लगानी पड़ेगी इसकी सब्सिडी निकालने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों को 3 बार लाइन लगानी पड़ सकती है। पहला, खाद खरीदने के लिए बैंक में लाइन लगाएं, दूसरा खाद खरीदने पर लगाएं विक्रेता के यहाँ, और तीसरा उस सब्सिडी को निकालने के लिए। देखो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या आधार कार्ड लगाने का जो सिस्टम है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर बंद कर दिया जाएगा तो फिर जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। आपके खाते में सब्सिडी मिलेगी तब भी आपको ये करना ही पड़ेगा। इस सिस्टम को लागू होने के बाद में आधार की जो बहानेबाजी आज किसान कर रहे हैं और चल रही है वो बिल्कुल से नहीं चलेगी। अगर वो कोई बहानेबाजी करते हैं तो उनकी सब्सिडी उनके हाथ से चली जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको सब्सिडी दिलाने के चक्कर में कोई भी विक्रेता अपने दुकान का लाइसेंस निरस्त नहीं करवाना चाहेगा। अब ये सोचना आप किसानों का काम है कि सब्सिडी आपके खाते में मिले या फिर जैसी मिल रही है वैसी मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही निरंतर मिलती रहे तो आप समय समय पर आधार कार्ड लगवाते रहें। जितनी बार खरीदारी करें उतनी बार आधार कार्ड लगवाएं। देखो, चलते चलते मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी वर्तमान सरकार जो है वो कंपनियों के निजीकरण पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट के अंडर में चल रही हैं उनको लीज पर दे रही हैं या फिर उनको प्राइवेट बना रही हैं, जिनमें फर्टिलाइज़र कंपनियों के भी नाम आ रहे हैं। अब अगर उर्वरक बनाने वाली कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब ये सिस्टम बहुत जल्द ही लागू हो जाएगा। आधार कार्ड लगवाने की जो लापरवाही चल रही है इसमें हमारे विक्रेताओं का भी हाथ है। अगर पड़ोसी विक्रेता कह देता है कि आपके पास आधार नहीं है, मैं आपको खाद नहीं दूंगा, तो 10 रुपया पाने के चक्कर में, अपना नया कस्टमर बनाने के चक्कर में उन्हें खाद दे देता है। ये नहीं कहता है कि आपके पास आधार नहीं है, उन्होंने नहीं दिया है, मैं भी आपको नहीं दूंगा जब तक कि आप आधार कार्ड नहीं लाते हो। ये नियम सभी के लिए है और बराबर है। अब उसे तो बिना आधार कार्ड के दे देंगे, लेकिन जो दूसरा ग्राहक आएगा, एक बोरी लेगा, उस पर 4 बोरी का काटेंगे, क्योंकि उन्हें किसी को बिना आधार कार्ड के देना भी है और जिसे दे दिया है उसे भी मैनेज करना है। और सभी विक्रेताओं को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि एक पर 4 बोरी काटना ही पड़ता है। अब जो बिना आधार कार्ड के नहीं दे रहे हैं उन्हें भी इस समस्या से गुजरना पड़ता है। क्यों? पड़ोसी दे रहा है तो उन्हें भी देना ही पड़ जाता है, क्योंकि 10 रुपया उन्हें भी कमाना है, इसी के लिए वे भी बैठे हैं, तो वे भी यही काम में उतर आते हैं। किसान को और विक्रेता को, दोनों को ही आधार कार्ड लगाने और लगवाने में सशक्त होने की ज़रूरत है। आज की इसी जानकारी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।